हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भाई आज की क्लास में हम लोग एसी सर्किट्स के क्वेश्चंस का पार्ट, न्यूमेरिकल का पार्ट जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं। पिछली क्लास में, जस्ट प्रीवियस क्लास में, संडे में लाइव में आप लोगों ने पिछली क्लास को जो देखा है उसमें हम लोगों ने एसी सर्किट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू किया था। कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को वहाँ सॉल्व किया था, कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आज की क्लास में बनाएंगे। देखेंगे कि वेव फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन जो है उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। देन आफ्टर पैरेलल क्वेश्चंस या सीरीज पैरेलल कंबाइंड के क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके एग्जामिनेशन में हायर मार्क्स में, उसको कैसे डील करना है, ये सब आज की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो वहीं से एक बार कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने, सीरीज का क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करके भी देखिएगा अपने से। स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, ये बनाएंगे आप तो आपको क्लैरिटी आएगी कि भाई कैसे टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और उनको डील कैसे करना है। ठीक है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। देन सेकंड क्वेश्चन था आफ्टर दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। बहुत गुड क्वेश्चन था ये। इसमें आपको पावर कंजम्पशन दिया हुआ था, इंडिविजुअल इम्पिडेंसेस दिए हुए थे, लेकिन इम्पिडेंसेस में क्वांटिटी या कांस्टेंट जो थे वो मेंशन नहीं थे, तो वो हम लोगों ने सॉल्व किया था। बहुत लंबा सोल्यूशन बनाया था, बट उससे सारी चीज़ें कैसे फाइंड आउट करना है वो बताया था। ठीक, फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन मुझे लगता है कि लास्ट क्वेश्चन था। ये भी एक अपने अपने यूनिक वैरायटी का क्वेश्चन था, जहाँ पे कॉयल तो गिवन है, कॉयल इन सीरीज विद अ रजिस्टर, लेकिन आपको उस कॉयल के कांस्टेंट्स की वैल्यू नहीं गिवन है और वोल्टेजेस भी अलग अलग पार्ट में, अलग अलग पोर्शंस में गिवन थे। उसके बेसिस पे सॉल्व किए थे हम लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के आंसर। आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं इस पॉइंट से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से आज की क्लास में देखने जा रहे हैं। तो चलो, छोटा सा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का वेटेज आपके एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का ही हो सकता है, 7 मार्क में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। ठीक, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है आप सभी को। क्या क्वेश्चन है, लिखता है फॉर द वोल्टेज वेवफॉर्म शोन हियर कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू। एक वोल्टेज का वेवफॉर्म बना हुआ है यहाँ पे और इसके बेसिस पे आपको इसकी एवरेज वैल्यू का कैलकुलेशन करना है। ठीक, लेट्स सी इसका एवरेज कैसे फाइंड आउट होगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं क्या ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है? नहीं है। क्या ये स्क्वायर वेवफॉर्म है? कंप्लीटली स्क्वायर भी नहीं है। अच्छा ठीक है, हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू फाइंड द एवरेज वैल्यू। एवरेज कैसे निकालते हैं? तो हमको पता है किसी भी चीज का एवरेज जब फाइंड करते हैं तो क्या तरीका होता है इसका। तो हम लोग बोलते हैं सम ऑफ ऑल द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल। तो यहाँ नंबर का सीन तो है नहीं, यहाँ पे क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो जो भी वेवफॉर्म है उसका टाइम पीरियड, क्योंकि हम लोग हर कंडीशन पे ये मान के चलते हैं कि उसको n नंबर ऑफ इंस्टेंट्स पे डिवाइड कर देते हैं और वो n उतना ही है जितना टाइम पीरियड है वेवफॉर्म का। वेवफॉर्म का ओवरऑल टाइम पीरियड है कैसा? इस वेवफॉर्म का टाइम पीरियड देखो कहां से शुरू होता है। यहां से स्टार्ट होती है वेवफॉर्म, यहाँ पे 0, फिर ये लेवल 2 पे खत्म हो जाती है। इसके आगे रिपीट हो रही है ना यही सेम वेवफॉर्म, तो इसका टाइम पीरियड है 2। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर इसमें t की वैल्यू कितनी है, तो आई विल से t इज 2 सेकेंड्स या मिली सेकेंड। मिली सेकेंड लिखा है, मिली सेकेंड। ठीक है, और दिस इज द एंटायर टाइम पीरियड ऑफ दिस वेवफॉर्म। 3 में नहीं बोलेंगे, 4 नहीं बोलेंगे आप। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो रहा है, तो जिस पॉइंट से वेव में रिपीटेशन शुरू होता है वहां से पहले तक ही उसका टाइम पीरियड कंसिडर होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या दिखाई देती है? मैग्नीट्यूड दिखती है कि 0 से 1 के इंस्टेंट पे मैग्नीट्यूड 4 वोल्ट की थी, 1 से 2 में इसकी मैग्नीट्यूड रैंप के फॉर्म में रिड्यूस होते हुए -4 तक गई, एंड उसके बाद फिर सडन चेंज यहाँ से आया, -4 से सीधे 0 हो गई एट द इंस्टेंट 2, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट 2। ठीक है, क्या तरीका होगा, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, क्या मेथड से इसको सॉल्व करोगे? तो यहाँ पे मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। ठीक है, 2 मेथड से सॉल्व कराऊंगा। इंटीग्रेशन मेथड से भी आप इसको बना सकते हो और एक बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा एकदम बेसिक्स का, जो AJ के स्टूडेंट्स को यूजुअली मैं बताता हूँ। ठीक है, तो वो भी आप लोग देखो कि उसमें से भी कैसे सॉल्व होता है ये। सबसे पहले बनाते हैं इसको इंटीग्रेशन मेथड से। बाय इंटीग्रेशन मेथड, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड से क्या समझ में आता है? देखो, t का जो हिस्सा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, फॉर t लाइंग बिटवीन 0 से 1, 0 से 1 मिली सेकेंड के इंस्टेंट पे जो t लाई कर रहा है उसके लिए मैग्नीट्यूड कितनी है? तो t इज इक्वल टू 4। ठीक है,
मतलब टी मतलब इस ड्यूरेशन पे V1 जो है, चलो इसको वोल्टेजेस को डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में। लेट्स से दिस इज V1, तो V1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, ठीक है। नेक्स्ट सीन हम लोग ये बोलेंगे कि फॉर टी लाइंग बिटवीन for t lying between 1 to 2 ठीक है। तो सपोज कर लो कि t का इंस्टेंट जो है वो 1 से 2 वाले पोर्शन के बीच का है, ठीक। तो इसमें क्या होने वाला है, तो ये जो 1 से 2 का इंस्टेंट है इसमें देखो t जो है ना रैंप फंक्शन क्रिएट कर रहा है ऐसा। ये रैंप फंक्शन में हमको क्या दिखाई दे रहा है, इस रैंप फंक्शन में ये दिखाई दे रहा है कि 1 से 2 के ड्यूरेशन में t की वैल्यू -4t तक जा रही है, -4 ऑफ t तक जा रही है और फिर वहां से 0 पे आ रही है, ठीक। लिखने का क्या तरीका होगा इसका, ओके चलो देखते हैं इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग। तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से -4t, v2 विल बी -4t प्लस 4 होगा या प्लस t होगा, ये सोचो। तो यहाँ पे आप देख लो +4 इसकी मैक्सिमम कंडीशन की वैल्यू है, तो हाँ जी +4 लिखेंगे, बिल्कुल सही है। ये हमको कंडीशन मिल गई दोनों वोल्टेजेस की। अब हम लोग एवरेज पे आते हैं। तो V1 V2 दोनों इंस्टेंट पता चल गया ना। जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, जब हम लोग अभी इंटीग्रेशन पुट करेंगे तो आपको पता रहेगा कि इंटीग्रेशन में किस ड्यूरेशन पे किस पोर्शन का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और एवरेज करेंगे तो 1/2 पाई के फॉर्म में होगा। चलो ठीक है देखते हैं। सो अब यहां से लिखते हैं V एवरेज। नाउ एवरेज वोल्टेज V एवरेज is given as 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, पहला इंस्टेंट देखो क्या ले रहे हैं हम लोग, फर्स्ट इंस्टेंट आप देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वोल्टेज था, V1 अज्यूम किए थे। देन उसके बाद सेकंड इंस्टेंट के लिए इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वोल्टेज V2, ठीक है। ठीक है। सो फॉर 0 to 1 V1 ऑफ dt, ठीक है। V1 वोल्टेज लिया ऑफ dt, ठीक है। और साथ में भाई V1 ऑफ VT लिख लिया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या चाहिए हमको, प्लस इंटीग्रेशन। दूसरा इंटीग्रेशन कहां से करूंगा, 1 तक का इंस्टेंट तो हो चुका है, तो अब मैं 1 से 2 का इंस्टेंट लूंगा। आई विल राइट V2 ऑफ dt, और ये 1/2 मेरा कॉमन है, एवरेज जो मैं निकाल रहा हूं उसके लिए, ठीक है। 2 तक का इंस्टेंट है, टाइम पीरियड मेरा कितना है 2 है टोटल टाइम पीरियड, तो इसलिए मैंने इसको बाहर पहले ही निकाल लिया। तो दिस विल बी V2 ऑफ dt, ठीक। हमारे पास V1 V2 दोनों की वैल्यू है, डायरेक्ट पुट करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो क्या एक्सप्रेशन बनना चाहिए, दिस शुड बी 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, V1 कितना है 4 टाइम्स ऑफ dt, देख लो पिछले पेज में यही है, ठीक है। तो V1 इज 4 टाइम्स ऑफ dt, क्योंकि +4 तक गया था ये, ठीक है। और प्लस V2 के लिए 1 से 2 के लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4t + 4 dt। ये एक्सप्रेशन बनाना जरूरी है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके आगे तो सिंपल इंटीग्रेशन है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आपको बस इंटीग्रेट करना है इस पोर्शन को। तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा यहां से, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन का साइन में हटा देता हूं, 4t 0 से 1 का इंस्टेंट था, ठीक है, प्लस ये ब्रैकेट तो लगा ही हुआ है, डायरेक्टली इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। -4t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, -4t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4t, और लिमिट क्या पुट होगी यहाँ पे 1 से 2, ये इतनी लिमिट यहां पर पुट करोगे आप, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। एक बार 1 पुट किया मैंने, ये बचा मेरे पास 4, दूसरी बार 0 पुट किया, हट गया, ये 4 हो गया। यहाँ पे क्या पुट किया मैंने,
एक बार 2 पुट किया, एक बार 1 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 4 जा 16, माइनस 16/2, और इधर हो गया 1, तो माइनस 4/2, 16/2 हो गया 8, 4/2 हो गया 2, 8 माइनस 2 दैट इज 6, प्लस 40, तो 2 4 जा 8 और 4, तो 8 माइनस 4 हो गया 4, यहाँ पे 6 और 4 2 बचा, 2 और 2 कैंसिल हुआ, यहाँ का 2 से डिवाइड हुआ, तो मेरे पास पूरा फाइनल, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास फाइनल वैल्यू यहाँ से बचती है वी एवरेज की इक्वल्स टू 1 वोल्ट। फाइनल वैल्यू तो इसकी 1 आ रही है यहाँ से, यही पूछा है ना मुझे क्वेश्चन में, वी एवरेज ही बोला ना, आरएमएस तो नहीं बोला। फाइनल वोल्टेज वेवफॉर्म कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू, हाँ ठीक है डन, 1 वोल्ट इज द आंसर, इसका इंटायर एवरेज जो आ रहा है वो 1 वोल्ट आ रहा है। ठीक, कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पर। तो एवरेज का बेसिक फंडामेंटल यूज करना है आपको। यहाँ पर ना साइनोसॉइडल का एवरेज फॉर्मूला मत यूज कर लीजिएगा, 2Vm/π मत कर दीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा, दैट इज ओनली फॉर साइनोसॉइडल वेव। अलग अलग टाइप की वेव के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एवरेज निकालने का जो फॉर्म होता है वो होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो हर वेव पे लागू होता है, हर वेव पे। तो एवरेज निकालने का बेसिक तरीका ही आप अप्लाई करिए, फिर वेव चाहे किसी भी फॉर्म की हो वो बन जाएगा आपसे, कि सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड। तो जो भी आपकी वेव है उसका इंटीग्रेशन आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट टाइम पीरियड, तो आपका एवरेज सॉल्व हो जाएगा। अब एक दूसरा मेथड आपको बताता हूं और इससे आसान तरीका, ऑल्टरनेट मेथड। अब आपको दोनों में से जो भी इजी लग रहा हो आप उसको यूज करिए। एग्जामिनेशन में अगर इंटीग्रेशन मेथड मेंशन कर देगा तब तो ऐसे ही बनाना है, नहीं मेंशन करेगा तो दूसरा मेथड है। क्या मेथड है वो बताता हूं। ये मेथड है एरिया निकालने का मेथड है, एवरेज थ्रू एरिया, वैसा कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस सेकंड मेथड में इस वेव फॉर्म को एज अ वेव फॉर्म नहीं देखते हैं, इस वेव फॉर्म को एक फिगर के तौर पे देखते हैं जिसका एरिया निकालना पॉसिबल है। तो यहां पर देखो क्या सीन होगा, जब मेरे लिए ये एक फिगर का डायग्राम होगा और मैं इसका एरिया निकाल सकूंगा, तो आई विल सी कि ये दो डायग्राम्स का कॉम्बिनेशन है, दो फिगर्स का कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है देखो, एक मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल जैसा कुछ दिखाई देता है और दूसरा मुझे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है। ठीक है, मुझे अगर यहाँ पे एवरेज निकालना हो इनके एरियाज का, तो मैं एरिया ऑफ फर्स्ट निकालूंगा, एरिया ऑफ सेकंड निकालूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा टोटल टाइम पीरियड से, एवरेज निकल के आ जाएगा। और ये तरीका बिल्कुल 100% वर्क करता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ ये चीज। ऑल्टरनेट मेथड बाय एरिया, एरिया के हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे एवरेज वो देखिए। ठीक है, तो आई विल से वी एवरेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। मान लो 3 पार्ट में होता ना अगर सिग्नल हमारा, तो तीसरा पार्ट भी यूज करते, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, ये सब शॉर्टकट मेथड्स हैं। एग्जाम में अगर फंस जाओ, इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, इस मेथड से सॉल्व करो। सॉल्व करना मायने रखता है, कहीं नहीं लिखा क्वेश्चन में कि इंटीग्रेशन से बनाना है। पूरे नंबर मिलेंगे अगर सही सॉल्व कर रहे हैं आप तो। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द फर्स्ट एरिया। सो एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन, क्या चीज है फर्स्ट पोर्शन? रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, लेंथ कितना है? लेंथ आप बोलोगे 4 है, ब्रेड्थ आप बोलोगे 1 है। ठीक, तो एरिया इज L इंटू बी, दैट इज 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4। फर्स्ट का एरिया आ गया। नाउ सेकंड केस का एरिया कितना है? एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या चीज है? सेकंड पार्ट इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे निकालते हैं इसका एरिया? एरिया इज हाफ बेस ऑल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ऐसे निकालते हैं। तो दिस विल बी गिवन एज हाफ इंटू बेस कितना है? देखो उसका बेस है 1 का है, इसका इंटरवल 1, 2 मत लिख दीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और ऑल्टीट्यूड कितना है? ऑल्टीट्यूड है -4। ठीक है, तो 2 और -4 कैंसिल आउट करोगे तो बचेगा आपके पास -2। तो एक तरफ 4 है, एक तरफ -2 है। ठीक, so we will write V average is equals to area of first part plus area of second part, है ना। तो
इसकी जगह पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, मैं सीधे वैल्यूज पुट करता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना निकाले 4, सेकंड पार्ट का कितना निकाले -2 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना है 2। ठीक, यहाँ पे टाइम पीरियड t कितना है 2 मिलीसेकंड इसलिए। सो वी एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई देख लो आप यहां से, दिस वैल्यू इज, अब आप बोलिए कहां से फर्क हुआ, किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो आपका आंसर सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला यहाँ पे। तो ये भी एक मेथड है, इसमें भी पूरा नंबर आपको मिलेगा। हाँ, बस ये शर्त है कि क्वेश्चन में ये ना बोल दिया हो कि नहीं ओनली सॉल्व बाय इंटीग्रेशन मेथड। जब ऐसा बोलेगा तब तो फर्स्ट मेथड है ही, वो बताया हुआ है मैंने आपको, बना लीजिएगा उससे। ठीक है, तो बन जाएगा। मुझे लगता है कंपैरेटिवली ये मेथड स्टूडेंट्स को ज़्यादा ईजी लगता है, इसलिए मैं ये मेथड भी बता देता हूँ साथ साथ में कि एग्जामिनेशन में ना काम रुकना नहीं चाहिए। क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हो वो बनेगा ही बनेगा, बनना ही चाहिए। अब मेथड चाहे जैसा भी लगे, जो भी मेथड हो, अगर ये आसान लग रहा है तो इससे बनाइए। एरिया निकालना आपको आना चाहिए, स्क्वायर होगा, ट्रायंगल होगा, रेक्टेंगल होगा, इजीली आप बना लोगे। सेमी सर्कल तक भी आप इजीली बना लोगे, सर्कल भी देगा तो सर्कमफरेंस के फॉर्म में करके बनाइएगा। तो ये अलग अलग फॉर्म में बन जाता है, यूजुअली इसी टाइप के अगर वेव्स होते हैं तो बन जाएगा। अदर देन दैट इंटीग्रेशन मेथड परफेक्ट है, वो सब पे काम करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज इट। ये क्वेश्चन कम मार्क्स का क्वेश्चन था तो बहुत ज्यादा वेटेज था नहीं इस सवाल का। वी एवरेज की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 वोल्ट। ठीक, फाइंड द फॉर्म फैक्टर ऑफ द गिवन वेव फॉर्म। इस गिवन वेव फॉर्म का आपको फॉर्म फैक्टर पूछा क्वेश्चन में, ये कैसे बताओगे? फॉर्म फैक्टर कैसे निकालते हैं वो तो पहले पता होना चाहिए, है ना। एसी में फॉर्म फैक्टर हम लोग कैसे बताते हैं? आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू करके बताते हैं। ठीक है, ये कौन सी वेव है? इट इज लुकिंग लाइक अ सॉटूथ वेव फॉर्म। ये कौन सी वेव है? सॉटूथ वेव फॉर्म। मतलब इसमें आपको आरएमएस एवरेज सब फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सोल्यूशन हम सबको पता है फॉर्म फैक्टर का एक्सप्रेशन क्या होता है? आरएमएस अपॉन एवरेज करके मिलता है, आरएमएस अपॉन एवरेज वैल्यू करके मिलता है। ठीक है, इसका एवरेज निकाल लोगे क्या? चलो इंटीग्रेशन से बना के एक बार प्रैक्टिस करिए आप लोग। फिर से इसमें दोनों तरीके से बताऊं आपको, दोनों मेथड से बता देता हूं। चलो बाय इंटीग्रेशन मेथड, सबसे पहले एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज वैल्यू, वेवफॉर्म का टाइम पीरियड क्या है? इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमको ये मिलता है कि ये वेवफॉर्म 4 सेकंड के लिए चली और इसमें इस टाइप का फंक्शन बनाई। 4 के आगे देखोगे तो रिपीटेशन चालू हो गया, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड दिख रहा है वो सिर्फ 4 सेकंड या मिली सेकंड का ही है। करंट की वेव मैग्नीट्यूड क्या इसने अटेन किया? वैसे यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, मैं 50 ही मान के चल रहा हूँ, थोड़ा ऊपर बनाया हुआ है 50, बट मुझे ऐसा लगता है कि 50 ही इसकी वैल्यू रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, 50 लेकर के बनाए इसको। चलो ठीक है, अब आगे इसको कैसे सॉल्व करें? एवरेज निकालने का क्या तरीका? बाय इंटीग्रेशन देखते हैं। बाय इंटीग्रेशन मेथड। ठीक ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना था? 4 का था ना, 1/4 इंटीग्रेशन में लिमिट्स कहाँ से कहाँ? अब तो यहाँ पे एक ही डायरेक्ट दिख रहा है, 0 से 4 की लिमिट दिखाई दे रही है। ठीक है, इनटू 50/4t dt, 50/4t dt। इसको सॉल्व कर लो आप। 0 से 4 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर, ये डेटा आएगा मेरे पास 25 एम्पियर। ये वैल्यू डायरेक्टली सॉल्व करना है एकदम। अब इतना डिटेल में स्टेप्स की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको फॉर्म फैक्टर पूछा है ना, एवरेज खाली नहीं पूछा है यहाँ पे। ठीक, तो इसकी वैल्यू जो है जितना मैंने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग 25 एम्पियर्स आनी चाहिए। ठीक, और आरएमएस भी निकाल लेते हैं। आरएमएस कैसे निकालेंगे? ये नया चीज है यहाँ पे, तो इसको डिटेल में बताता हूँ। आरएमएस क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। ठीक, तो करंट की वैल्यू को आई रख लेते हैं हम लोग, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आप 50 देख रहे हो ना, ये बहुत ऊपर है और ये जो इसका पीक है ये नहीं पता हमको, ये दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है,
तो RMS निकालना है तो मैं करंट की वैल्यू को I अज्यूम करते हुए सॉल्व करता हूँ। अज्यूमिंग करंट एज I, मैं लिखूंगा I स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 12.5। क्यों 12.5? 50/4 डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ओके 12.5 इंटू टी रूट मीन और स्क्वायर ऑफ डी टी। तो मीन तो मेरे पास था, मीन का ही मैं स्क्वायर लिख रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है, और रूट के फॉर्म में। तो यहां से रूट का फॉर्म में इस्तेमाल कर रहा हूं तो आई स्क्वायर आ गया इधर पे। तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? दिस एक्सप्रेशन विल बी 12.5 इंटू 12.5 इंटू टी स्क्वायर। इसको अलग कर लो, ये इधर हो गया डिवाइडेड बाय 4 टी स्क्वायर डी टी ना, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाई इसमें आ जाएगा, तो ये आ गया 3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते जाना आप, तो ये हो जाएगा, और टी का स्क्वायर था तो इसमें वैल्यू भी पुट करोगे 0 से 4 डी टी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। हाँ इधर सॉरी इंटीग्रेशन के बाद आया ना ये, तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो और लिमिट पुट कर दो आप 0 से 4 का। तो एक बार 4 पुट किया, 4 स्क्वायर 16 हो गया यहाँ पे, दूसरी बार 0 पुट किया 16 इंटू दिस, ठीक है 4। तो ये हो गया मेरे पास 12.5 इंटू 12.5 इंटू 4 इंटू 4 0 इंटू 0, ठीक है। तो ये हो गया 4 होल डिवाइडेड बाई 3, 1/3 तो चल ही रहा है साथ साथ में, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं कितनी वैल्यू देता है। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके। वैल्यू ऑफ आई जो है ना वो यहां से मिल जाएगा 12.5 इंटू 12.5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और ये सब पूरा 12.5 एक मिनट रुकना, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, और ये पूरा चीज सब रूट में चल रहा है 57.735, नहीं ये आ गया, अच्छा इसका भी तो रूट लगेगा ना, हाँ तो ये आ जाएगा, पता है यहाँ से आएगा 50/√3 और इसकी वैल्यू कितनी होगी? $28.867 करंट है ना, तो इट विल बी इन एम्पियर्स, 28.867 एम्पियर्स, ठीक है। यहाँ तक का एक्सप्रेशन तो आपका ठीक आ रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या बन रहा है इस पे। फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिए थे ना, एवरेज निकाल लिए थे ना हम लोग। अच्छा एवरेज आप लोग उससे सॉल्व करके देखे अपने वाले मेथड से, इजी वाले मेथड से जो मैंने बताया था आपको, उससे भी बन जाएगा आपका। देखो एवरेज बता देता हूँ एक बार और। एवरेज अगर आप एरिया मेथड से सॉल्व करोगे तो कैसे बनेगा? एक ही एरिया है ना, एरिया अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। एरिया कितना होगा? हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अगर सपोज कर लो मैं 50 लेकर के बनाता हूँ यहाँ पे और टाइम पीरियड मैंने 4 रख लिया, ये कितना हो जाएगा? 254, 100/4 दैट इज 25, डायरेक्टली निकल के आएगा, ठीक है। डायरेक्टली आप इससे आरएमएस कर सकते हो, या फिर आरएमएस जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप करके, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
तो ये आरएमएस की वैल्यू आ गई, ये क्या आया, दिस इज आवर आई आरएमएस। ये क्या आया था, आई एवरेज आया था, ठीक, दिस वाज आवर आई एवरेज। ठीक, इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब फाइनल कंक्लूजन, फॉर्म फैक्टर पूछा क्वेश्चन में, तो आखिरी में देखेंगे फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर आरएमएस अपॉन एवरेज, आरएमएस कितना निकाले हम लोग, 28.867, 28.867, और एवरेज कितना आया, 25 आया। $28.867 divided by 25. This value is 1.154. 1.154, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए कोई यूनिट मत लिखिएगा, फैक्टर है नहीं। तो वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर फॉर दिस गिवन वेव, वैसे तो सॉ टूथ वेव है, तो आप चाहो तो सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, सॉ टूथ डायरेक्टली फॉर्मूला लगता है इसके ऊपर, बट वो नहीं, अगर अप्लाई करना है तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं जाएगी इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या आंसर आया था। एकदम टू द पॉइंट, डेसिमल प्लेसेस के साथ भी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा देखो, टाइम पीरियड वगैरह के ऊपर का ही क्वेश्चन है, और ये 7 मार्क की वेटेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क। एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 100 एम्पियर, मैक्सिमम वैल्यू 100 एम्पियर, मतलब क्या दिया हुआ क्वेश्चन में आपको, IM दिया हुआ है। चलो इसको स्क्रीन पे लेके चलते हैं। इसको यहाँ स्क्रीन में सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलिए लेट्स सी। तो क्वेश्चन से एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं जरा, आरएमएस में कन्वर्ट करते जाएंगे यहीं से, ठीक है। गिवन में हमारे पास है IM इक्वल टू 100 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको बोला था मैग्नीट्यूड 1/600 सेकेंड, पहले ड्रॉ करते हैं इसको, फिर समझ आएगा। तो ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का वेव फॉर्म यहां बनाने जा रहे हैं। अब इसकी मैग्नीट्यूड को एक बार पहले समझते हैं कि क्या सीन क्या है यहाँ। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ओवरऑल 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, अगर उसको टाइम पीरियड में आप कन्वर्ट करोगे तो आपको 20 मिली सेकेंड्स का टाइम पीरियड मिलेगा। कैसे मिलेगा ये मैं बता देता हूँ। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/f करो आप, दैट इज इक्वल टू 1/50 विच गिव्स यू 20 मिली सेकेंड। तो 20 मिली सेकेंड का ओवरऑल वेव फॉर्म है पूरा, यहां से यहां तक, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी एक कंप्लीट साइकिल होने में 20 मिली सेकेंड्स लगता है। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला आपको, लिखता है कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड 1/600 सेकेंड आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज 0। 1/600 कितना होता है, 0.001 सेकेंड, ठीक। तो 20 मिली सेकेंड का ओवरऑल वेव है, इससे ऊपर की वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक। ये पॉइंट हमको समझ में आ गया। पीक कितना दिया हुआ है इसका, 100 है, इसका पीक जो है क्वेश्चन में 100 दिया हुआ है। So this data is, this value is 100 एम्पियर। आधी साइकिल कितने की होगी, 10 मिली सेकेंड की होगी, ठीक है। 50% ऑफ द वेव जो है वो 10 मिली सेकेंड का होगा, ठीक, ठीक है भाई, डन। और क्या पूछा, अब देखो यहां से ध्यान से पूरा ट्विस्ट इसमें समझ में आएगा आपको। इट्स मैग्नीट्यूड 1/600 सेकेंड आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज 0 एंड इट्स वैल्यू इज डिक्रीजिंग देयर आफ्टर। तो आप सोचो कि अगर मैं यहाँ पे 3 फॉर्म में इंस्टेंट दिखाता हूँ, लेट इट बी 0, दिस इज पाई एंड दिस वन इज 2π। तो बताओ कौन से इंस्टेंट की बात कर रहा है ये, किधर से शुरू करने बोल रहा है आपको, 0 से शुरू करने बोल रहा है, पाई से शुरू करने बोल रहा है, या 2π। क्लियर सी बात है, बोलता है कि 1/600 सेकेंड आफ्टर
द इंस्टेंट व्हेन द करंट इज जीरो, करंट कहाँ कहाँ पे जीरो है, एक बार जीरो पे है, एक बार पाई पे और एक बार 2 पाई पे। इनमें से कहाँ कौन सी जगह से वेव लेने बोल रहा है आपको? आपको बोल रहा है कि देखो करंट के जीरो होने के बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए उस इंस्टेंट से। लो, करंट के जीरो होने के बाद वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसकी, तो ये जीरो से पाई वाला इंस्टेंट है ही नहीं, वो आपको ना पाई से 2 पाई के इंस्टेंट में जाने बोल रहा है। समझ गए? तो अगर मैं केस 1 देखता हूं तो केस 1 में मुझे समझ में आता है कि फ्रॉम पाई टू 2 पाई वाला इंस्टेंट लिया गया। अब आप समझ जाओगे कि ये इंस्टेंट कैसे आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने, सिर्फ इसमें पढ़ के हमको। ठीक है, और t जो है 1/600 सेकेंड आफ्टर द वेव है स्टार्टेड फ्रॉम पाई टुवर्ड्स द 2 पाई, क्योंकि डिक्रीज होता हुआ दिखना चाहिए। वेव जीरो से शुरू होकर डिक्रीज हो रहा हो, तो ऐसा कहाँ पे हो रहा है? ऐसा नेगेटिव हाफ साइकिल में ही हो रहा है। ठीक, अब क्या क्या करेंगे यहाँ पे? करंट की मैग्नीट्यूड कितनी है ये बताओ पहले। 50 हर्ट्ज है, मैक्सिमम वैल्यू है 100 एम्पियर। कैसे लिखेंगे करंट का एक्सप्रेशन जरा? सो एक्सप्रेशन ऑफ करंट यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा 2 पाई एफ टी। करंट का एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा 100 साइन 2 पाई एफ टी। 2 पाई एफ दैट इज 100 पाई। इसी को मैं ऐसा लिखूंगा कि I इज इक्वल टू 100 साइन 100 पाई टी एम्पियर। ठीक, ये भी तरीका है। ये करंट का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है। ठीक है भाई, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। ये जिस टाइम की बात कर रहा है वो कौन सा टाइम है? टू पाई एफ 50 यानी 100। ठीक है, तो ठीक है ठीक है ठीक है। इसको एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं, चीजें समझ में आएंगी ज्यादा बेटर वे में। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ रहा है ना कि इतना सेकंड आफ्टर दैट इंस्टेंट, तो मैं मुझको उस इंस्टेंट तक का भी जो डेटा है वो चाहिए होगा। मतलब इतनी टाइम को भी मैं ऐड करूंगा 0 से पाई तक की टाइम, और प्लस इसके आगे कितना इंस्टेंट हो रहा है 1/600। तो भाई मैं अगर 0 से देखता हूँ, मेरा तो रेफरेंस 0 है, मैं अगर 0 से चेक कर रहा हूँ तो मुझे 1/600 नहीं दिख रहा है, मुझे पहले इतना इंस्टेंट दिख रहा है, दैट इज 1/100। ठीक है, ओवरऑल कितना है 1/200 का है। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से 1/100 का टाइम प्लस 1/600, दोनों को ऐड करके मुझे यहाँ तक का टाइम पीरियड मिलेगा, ये वाला इंस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एडिंग 1/100 दैट इज हाफ टाइम पीरियड with 1/600 to find the present time instant। तब हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली अगर आप ना सपोज कर लो सिर्फ 1/600 के लिए कैलकुलेट करोगे ना, तो दैट 1/600 इज, और आपको पता है कि आपकी वेव 0 से नहीं दिख रही है, मतलब ये जिसकी बात कर रहा है वो इंस्टेंट 0 से शुरू हुआ नहीं है, वो पाई के इंस्टेंट है, पाई के बाद 1/600 सेकंड बोल रहा है आपको, 0 से 1/600 सेकंड नहीं बोल रहा है। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, देखो मैं आपको बताता हूँ। जब आप 0 से 1/600 सेकंड निकालोगे ना तो 0.00016 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, आधी साइकिल जो है आपकी वो 10 मिली सेकंड की है, और ये 10 मिली सेकंड से भी छोटी वैल्यू दिखेगी अगर 0 से शुरू करोगे तो ये ग्राफ में इस जगह पे लाइक करेगा, ये पाई से छोटी वैल्यू दिखेगी आपको। लेकिन जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसके हिसाब से इंस्टेंट व्हेन द करंट इज 0 एंड इट्स वैल्यू इज डिक्रीजिंग देयर आफ्टर, तो वैल्यू शुड बी डिक्रीजिंग, और करंट यहाँ 0 नहीं हो रही है। आप बोलोगे सर डिक्रीज तो हो रही है लेकिन 0 नहीं है, मैक्सिमम है, बाद में 0 हो रही है। तो 0 होने के बाद डिक्रीजिंग
पाई के बाद ही आ सकता है, और पाई के बाद अगर आएगा तो पाई तक की तो वैल्यू लोगे ना टाइम पीरियड की, इसीलिए हम लोग यहाँ से 1/100 को ऐड कर रहे हैं और प्लस 1/600, तो ये हो जाएगा 1/100 प्लस 1/600, दैट इज इक्वल टू that is equals to 7/6. ओह सॉरी 6 है ना, 700 क्यों आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा डायरेक्टली। एक मिनट, एलसीएम लिए ना हम लोग, 600 आ गया और ये 100 6 दा 6 प्लस 6 1 दा 7/600 आएगा। ठीक, ये एग्जैक्टली आपका टाइम पीरियड है, टाइम इंस्टेंट है जिसके लिए आपको कैलकुलेट करना है। अब इस इंस्टेंट की वैल्यू को आप इंस्टेंटेनियस करंट में पुट कर दो। सो पुटिंग t इज इक्वल्स टू नाउ पुटिंग t इज इक्वल्स टू 7/600 इक्वेशन नंबर, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें पुट करो तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा I इज इक्वल्स टू 100 साइन 2 पाई ft, तो 2 पाई f यानी कि 50 इंटू, अब t की जब बात होगी तो आप लिखोगे 7/600। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो गया 100 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा 7/6, 7 पाई 6, कितना बचा 7/6 पाई ऐसा, तो 180 डिग्री का 7 और डिवाइडेड बाय 6, ये पहले करो आप। क्या मैंने बोला 180 डिग्री का 180 डिग्री का 7 टाइम्स, ये हो गया 1260 1260 एंड देन डिवाइड बाय 6, इसका 6th पार्ट, तो ये हो गया 210। समझ गए, ये डिग्रीज के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है ना, इसीलिए पाई में उसकी वो वैल्यू मत पुट कर दीजिएगा, पाई में रेडियंस वाली। 100 साइन 210 डिग्री। अब साइन 210 कितना होता है ये सोचो आप, साइन 210 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 90 90 180, 210 अगर आपको देखना है तो आप ये देखो कि 180 की वैल्यू, फिर अगला क्वाड्रेंट आया, माइनस में 1/2 आ रही होगी उसकी वैल्यू, है ना, 210 की वैल्यू। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि भाई साइन 210 डिग्री इज 1/2, लेकिन नेगेटिव में क्योंकि 210 है, इसको पुट करूंगा मैं तो आई की वैल्यू मेरे पास आएगी 100 इंटू माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू 50 एम्पियर, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ -50 एम्पियर। तो मुझे ये चीज पहला आंसर मिल गया। I can say answer number 1 is I is of -50 ampere at 7/600 सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन में 1/600 लिखा है, लेकिन 7/600 मैंने क्यों लिया उसका रीजन अब आपको पता है। ठीक है, पहला पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया, -50 एम्पियर आ रहा है। दूसरा पोर्शन देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक, हाउ मेनी सेकेंड्स आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज 0 increasing thereafterward will the current achieve value of 56.6 एम्पियर। सर्किट डायग्राम में, इसमें वेव फॉर्म डायग्राम में समझिए, क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि बताओ अगर उस इंस्टेंट की बात करें जहां करंट 0 थी और उसके बाद वहां से इंक्रीज हो रही है, तो कितने सेकंड के बाद करंट की वैल्यू 86.6 एम्पियर की होगी। तो आपको पता है टोटल 20 मिली सेकेंड का ग्राफ है, इसका 50 तो वो है 10 मिली सेकेंड का। ठीक, 10 मिली सेकेंड्स का भी हाफ कर दो तो आपको दिखेगा ये दोनों सेगमेंट यहां से यहां तक 5 मिली सेकेंड है ईच। इतना बाइफर्केशन तो क्लियर है हमको। तो 5-5 मिली सेकेंड के दोनों हैं। 5 मिली सेकेंड के बाद इसकी वैल्यू 100 एम्पियर है, तो 100 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। इंक्रीजिंग तो यही फर्स्ट हाफ होगा, 0 to पाई वाला हाफ जो है इसी को इंक्रीजिंग बोलेंगे हम लोग फ्रॉम 0, और उसमें भी आप देखोगे 86.6 जो है इट विल बी लेस देन 100 एम्पियर, मतलब ये 0 से इस हाफ टाइम पीरियड के अंदर ही लाई करेगा। इतना मिल गया हमको, सॉल्व करते जाना है।
समझ गए? तो लॉजिक कंसेप्ट पूरा क्लियर है आप लोग को इस पर। अब आपको यहाँ का क्या, यहाँ पे एक हाफ सॉल्व हो गया, नेक्स्ट हाफ पे आ, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि केस 2 क्या होगा, केस 2 पे here the required value of current should be 86.6 amperes, यही होना चाहिए। तो putting this in स्टैंडर्ड इक्वेशन इंस्टेंटेनियस का तो पुट कर लेते हैं। इस बार बस इतना ध्यान रखिएगा कि 86.6 आपको पहले दे रखा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम इंटू साइन इंटू 2 पाई एफ टी। इस बार आपको टी की वैल्यू पता लगानी है, जिसके लिए 86.6 एम्पियर की करंट बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। 100 को इधर भेज देता हूं मैं, इज इक्वल टू 100 साइन ऑफ 100, साइन ऑफ 100 पाई है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा यहाँ पे, 100 पाई 100 इंटू 180, ठीक। साइन 18,000 ऐसा, 18,000 की वैल्यू 0.8। तो अब इसके आगे क्या लिखेंगे, 18,000 t इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.8, साइन के टेबल में 0.866 का, चलो देखता हूँ मैं। साइन इनवर्स 0.866, ओहो 59.997, दैट 60 डिग्री। बेसिक चीजें याद रखना जरूरी है हम लोग को, है ना, ठीक। साइन इनवर्स 0.866 लिख देता हूं मैं इसको, साइन इनवर्स 0.866 is at 60 degrees. So I can say t is equals to 60 by 18,000. So t is equals to 6 3 is 18, 1 upon 300 second, 1 by 300, इतना ही बचा है, 6 by 1800, ठीक है। 6 1 6 3 is 18 0 0, हाँ सही है, 0.003। इतने सेकेंड्स के बाद ये वैल्यू मिल गया आपको सेकेंड आंसर पे। सो आफ्टर 1 by 300 seconds, the value of current in given wave will become 86.6 कंप्लीट है। ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करना है, कि ये मेथड एकदम आसानी से आप 2 मिनट में बता। इंपॉर्टेंट ये ना कि समझ के बनाना है, आप जो चीज़ सॉल्व कर रहे हो उसके पीछे का कंसेप्ट क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो लॉजिकली आपको पहले ही पता था कि ये वेव कहाँ लाई करने वाली है, ठीक। ओवरऑल जब आपने कंसेप्ट अप्लाई किया आपको ये चीज़ समझ में आ गई आपकी वेव लाई करने वाली है। अब ये गलती कहाँ होगी मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहला मिस्टेक कोई बच्चा इस फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या करेगा, डायरेक्टली 1 by 600 सेकेंड, टी की जगह पे 1 by 600 यहाँ पुट कर देगा इंस्टेंटेनियस के इक्वेशन में और सॉल्व कर लेगा। उससे आंसर जो आएगा वो एकदम गलत आएगा, क्योंकि 1 by 600 है, 7 by 600 है जिसके लिए सॉल्व करना है आपको, ठीक है। और वो पता कैसे चला, हम लोगों ने इस स्टेटमेंट को पढ़ के समझा कि ये इस जीरो से नहीं बोल रहा है, पाई से बता रहा है कि पाई के आगे यहाँ पे कहीं पे है ये वेव,
यहाँ ये टाइम इंस्टेंट है जिसके लिए आपको वेव की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितनी आ रही है 50 एम्पियर, माइनस ऑफ 50 एम्पियर, मतलब यहाँ कहीं पे होगा ये, और इसकी वैल्यू माइनस ऑफ 50 एम्पियर आ रही है। यहाँ पे होता तो माइनस 100 एम्पियर हो जाता सीधे, ठीक है। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस में आपको बोला कि कितनी देर के बाद इसकी वैल्यू 86.6 एम्पियर होगी, तो आपको पता है कि आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड इंक्रीजिंग देयर आफ्टर, तो मतलब ये सिचुएशन यहाँ से शुरू हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ तो 100 अटेंड कर लिया, तो मतलब इससे पहले ही होगा 86.6। तो इस जगह पे यहाँ कहीं पे हमको 1/300 सेकेंड्स का एक्सप्रेशन दिखा होगा, जहां इसकी मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियसली बढ़ रही है ना, मैग्नीट्यूड अप टू पीक, तो यहाँ कहीं पे हमको इसकी मैग्नीट्यूड 86.6 दिखाई दे रही होगी। ये था इस क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट। मजा आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनाते हैं बढ़िया सा। तो प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन पिछली क्लास में बनाए थे, इसलिए मैंने बोला कि ये सब क्वेश्चन जो है वो भी रखते हैं इसके। चलो आंसर देख लेते हैं। आंसर आ गया आपके क्वेश्चन का, देखो करंट -50 एम्पियर्स एंड टी इज 1/300 सेकेंड, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। ये शायद पैरेलल का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। टू सर्किट्स, इन टू सर्किट द इंपिडेंस ऑफ विच आर गिवन बाय Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू are connected in parallel. If the total current supplied is 15 amperes, what is the power taken by each branch? Also find the power factor of the individual circuits and combination. Draw the phasor diagram. ठीक है, पैरेलल का क्वेश्चन आ गया, मतलब यहाँ पे पैरेलल का बनाने वाले थे, पैरेलल और सीरीज पैरेलल कंबाइंड का बनाने वाले थे, उसको अभी बनाते हैं। एक क्वेश्चन आपको लास्ट में होमवर्क देने वाला हूं मैं। तो दिस इज आवर 8th क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। चलो सोल्यूशन देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। So what is the given data? Given data is, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है Z1 whose value is 10 + 15J। आप बताओ कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है यहाँ पे? 10 ohms का रेजिस्टेंस और प्लस 15J है, दैट मीन्स एक्सेल लगा हुआ है वहां पे 15 ohms का, ठीक है। व्हाट इज योर Z2? Z2 इज गिवन टू बी 6 - 8J ohms, ठीक है। कनेक्टेड इन पैरेलल बना देते। तो एक बार सर्किट डायग्राम बन गया ना, तो फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। चलो देखते हैं। R1 XL, R2 और यहां पर R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 ohms, XL लगा हुआ है यहाँ पर कितने का 15 ohms का, 15J ohms, ठीक है। नेक्स्ट थिंग XC की वैल्यू कितनी है -8J ohms, और रेजिस्टेंस यहाँ R2 जो लगा हुआ है दैट इज ऑफ 6 ohms, ठीक है। और इस पे सप्लाई पोटेंशियल तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में आपको करंट की वैल्यू गिवन है विच इज टोटल करंट इज 15 एम्पियर। यही है ना पूरा क्वेश्चन, टोटल करंट इज 15 पैरेलल ओवरऑल सप्लाइड विद द 15 एम्पियर करंट। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द पावर टेकन बाय ईच ब्रांच इंडिविजुअल सिंगल ब्रांच जो है उसका पावर, दैट मींस P1 एंड P2 फाइंड करना है, जिसका एक्सप्रेशन क्या होगा V1 I1 cos ∅1। पावर फैक्टर होना चाहिए ब्रांच का, ब्रांच होनी चाहिए, और हर ब्रांच का पोटेंशियल भी होना चाहिए। वो कैसे होगा, पहले टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसलिए इसको ऐसा लिखेंगे Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 + Z2, ठीक। एक साथ पुट करके सॉल्व करिए। आप चाहें तो इसको इसमें पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 + 15J डायरेक्टली अपने कैलसी में कन्वर्ट करो आप, 10 + 15 आयोटा, ठीक है। पोलर फॉर्म में कितना हो जाएगा 5√3 या फिर 18.027 एट एन एंगल 56.309 एम्पियर, सॉरी ओम्स। और वैसे ही Z2 कितना हो जाएगा, तो Z2 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 - 8J, 6 - 8J। So this value is 10 at an angle minus of 53.130 ohms, इतना मैग्नीट्यूड। अब इस फॉर्मूले के अंदर पुट पूरे को, तो ये एक्सप्रेशन मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं यहां से
18.027 at an angle 56.309 Z1 into Z2. Z2 क्या हो जाएगा? 10 at an angle -53 divided by Z1 plus Z2. तो Z1 क्या है अगेन? 18.027 at an angle 56.309 plus 10 at an angle minus of 53. रेक्टेंगुलर फॉर्म में वैल्यू आई है, मैं इसको अगर पोलार में कन्वर्ट करता हूँ तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है मेरे पास 10.288 एट एन एंगल -20.41 ओम। ये क्या आ गया? Z टोटल। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ Z। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब Z टोटल एक बार निकल गया तो वोल्टेज निकालना बड़ी बात नहीं है। नाउ वी कैन से VRMS टोटल इज इक्वल टू IRMS इंटू Z टोटल। ठीक है, V इज इक्वल टू I इंटू Z। I की वैल्यू है 15 इंटू Z टोटल मेरे पास है 10.288। तो मैं लिखता हूं 10.288 एट एन एंगल 10.288 एट एन एंगल -20.41। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। -20.41 और इसको मल्टीप्लाई करता हूं विथ 15। तो ये एक्सप्रेशन जो है पोलार फॉर्म में कितना आ रहा है? 154.32 एट एन एंगल -20.41 वोल्ट। 154.32 वोल्ट का पोटेंशियल है यहाँ पे। वी टोटल की वैल्यू आ गई। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सबको मार्क करके चलिएगा, हर एक की जरूरत पड़ेगी अभी आगे चल के। ठीक, वी टोटल आ गया, VRMS टोटल। अब हम क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? व्हाट इज द पावर टेकन बाय ईच ब्रांच? ईच ब्रांच पैरेलल है तो दोनों जगह V सेम रहेगा, तो VRMS 1 VRMS 2 तो यही है। तो इसी को आप बोलोगे दिस इज ओनली द सेम थिंग इज VRMS 1 इक्वल्स टू VRMS 2। ये तो दोनों में सेम रहेगा। अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जरा देख लो, तो IRMS 1 कितना होगा? VRMS 1 अपॉन Z1। ठीक है, VRMS 1 कितना है? 154.32 एट एन एंगल -20.41। कर दीजिए इसको फटाफट से सॉल्व। Z1 कितना है? देखो क्वेश्चन में आप सॉल्व किए हो। Z1 की वैल्यू 18.027 एट एन एंगल ऑफ 56.309। इसको सॉल्व करो, IRMS 1 मिलेगा। वैसे ही IRMS 2 कितना मिलेगा आपको? VRMS 2 डिवाइडेड बाई Z2। तो VRMS 2 तो सेम है, यही 154.32 एट एन एंगल -20.41 डिवाइडेड बाई IRMS 2 का एक्सप्रेशन है 10 एट एन एंगल -53.130 एट एन एंगल ऑफ -53.130। दोनों को सॉल्व करिए, लिखते हैं कितना एक्सप्रेशन आता है। So this expression will be 154.32 at an angle -20.41 divided by 18.207 at an angle 56.309। ठीक, तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है देखो, इसकी वैल्यू आ रही है 10.147 एट एन एंगल -76.719। ये IRMS 1 निकला इससे। पावर निकालने के लिए एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड होगा हमको ये दोनों का। और सेकंड केस में सेम वोल्टेज 154.32 एट एन एंगल -20.41 और डिवाइडेड बाय 10 एट एन एंगल -53.130। ठीक है, देखते हैं ये एक्सप्रेशन क्या बताता है। 15.432
एट एन एंगल 32.72 डिग्री एम्पियर। ये दोनों की मैग्नीट्यूड आ गई ना, IRMS1 IRMS2। अब हमको पता है कि पावर फैक्टर और निकालना पड़ेगा। सो पावर इन ब्रांच 1, पावर इन ब्रांच 1 क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू VRMS1 इंटू IRMS1 इंटू cos phi 1। ठीक है, इंडिविजुअली दोनों का cos phi भी अलग अलग होगा, R1 बाई Z1 करके निकाल सकते हैं हम लोग इस चीज को। सो P1 का एक्सप्रेशन क्या आ जाना चाहिए, देखो VRMS1 154.32 एट एन एंगल, लिखेंगे 154.32 एट एन एंगल माइनस 20.41। ऐसे पावर निकालने में एंगल नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको एंगल की कोई नीड नहीं है, तो एक्सप्रेशन का कॉम्प्लिकेशन थोड़ा कम हो जाएगा। इंटू IRMS1 कितना निकला था, IRMS1 था 10.147 इंटू cos phi 1 कैसे होगा, R1 बाई Z1। R1 कितना है सोचो, तो आपके एक्सप्रेशन में देख लो यहाँ से R1 कितना आता है, R1 है 10 और Z1 है 18.027। 10 बाई 18.027। ये सारी चीज़ों का फॉर्मूला अगर प्रॉपर याद रहे ना तो सब चीज़ बन जाएगी आपसे। बस पावर का एक्सप्रेशन लिख लीजिए कितना आ रहा है P1। सिमिलरली लिखेंगे पावर इन ब्रांच 2, सेकेंड ब्रांच का पावर कितना है, देखो सेकेंड ब्रांच में पावर डिसिपेशन कितना मिल रहा है हमको, P2 इज इक्वल टू VRMS2 इंटू IRMS2 इंटू cos phi 2। पावर बोला तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव पावर ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना हमको। सो VRMS2 कितना है, ये भी सेम है 154.32। IRMS2 कितना निकाले थे हम लोग यहाँ से, देखो IRMS2 की वैल्यू 15.432 है, 15.432। और cos phi 2 कितना है, R2 बाई Z2। R2 कितना था 6 और Z2 कितना था 10, तो 6 बाई 10। ठीक, चलो दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो आप, आपका आंसर रेडी है। सो 154.32 मल्टीप्लाइड विथ 10.147 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 18.027 ऐसा। तो ये पावर का एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास 868.633 वॉट्स। किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 0.868 किलोवाट पहला वाला। दूसरा कितना आ रहा है, सिक्स बाई 10 हो गया पावर फैक्टर इसका। और करंट का एक्सप्रेशन चेंज करके 15.432 लिखना है, 15.432 ऐसा। ये एक्सप्रेशन आ गया 1428। P2 is 1428.879 watts, यानी 1.42 किलोवाट, 1.42 किलोवाट। ठीक है, तो ये पावर का फॉर्म इंडिविजुअल दोनों ही ब्रांचेस के लिए कंप्लीट हो गया यहाँ से। और क्या फाइंड करने को बोला हुआ है, 28। हाँ ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू में सही है, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल पावर फैक्टर क्या बोल, व्हाट इज द पावर टेकन बाय ईच ब्रांच। अच्छा, इंडिविजुअल पावर फैक्टर 1, पावर फैक्टर 2 भी है अपने पास, 0.6 और 0.544। देखते हैं हम लोग जो कैलकुलेट किया है कैसा आ रहा है। अच्छा, अलग से नहीं निकाले हम लोग, इसी में कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, पूछा भी नहीं है शायद। पावर टेकन बाय ईच ब्रांच आल्सो फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल सर्किट। ठीक है, पावर फैक्टर बाय इंडिविजुअल सर्किट फाइंड कर लेते हैं ना, लिख ही देते हैं डायरेक्टली 0.2 पावर फैक्टर। ठीक, फर्स्ट केस का देखते हैं, ब्रांच 1 हम लोग लिखेंगे cos phi इज इक्वल टू R1 बाई Z1। ठीक, सब पिछले पेज में लिखा हुआ है, तो आपको कोई अलग से कुछ नहीं करना है, बस आपको फर्स्ट केस में 10 बाई दिस वैल्यू शो करनी है अलग से। तो आप लिखिए 10 डिवाइडेड बाई 18.027, ये है 0.554, सेम तो आ रहा है 0.554। लीड या लैग सोचिए, पहले केस में क्या लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, तो इसके बगल में आप लिखिए करंट लैग करेगी, इस लैगिंग। अब ब्रांच 2, सेकेंड ब्रांच
आप लिखेंगे इसके लिए भी cos phi इज इक्वल टू R2 अपॉन Z2। ठीक है, यहाँ पे भी एक्सप्रेशन बना हुआ है, 6/10 करना है आपको। 6/10 करोगे तो एक्सप्रेशन आ गया 0.6। इस बार लीडिंग होगा, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये चीजें एकदम इजीली बनती जाएंगी, बस एक बार स्टार्टिंग में ना आप सारी चीजों को सम अप कर लेना अच्छे से, उसके बाद आगे तो सब अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेस चलेगा, बस आपको सॉल्व करते जाना है, वैल्यू बताते जानी है। ठीक है, तो ये बन गया आपका इंडिविजुअल ब्रांच 1 ब्रांच 2 सबका पावर फैक्टर भी निकल गया। और क्या पूछा क्वेश्चन में? देखो पावर फैक्टर की वैल्यू भी एकदम सेम हो गई, ओवरऑल पावर फैक्टर भी बोला क्या, एंड द कॉम्बिनेशन। अच्छा, ओवरऑल पावर फैक्टर भी बता देते हैं। दो तरीका है, या तो मैं आर बाई जेड बताऊं, पैरेलल सर्किट है, आर बाई जेड कैसे बता सकता हूं? पैरेलल सर्किट है, आर बाई जेड बताने के लिए मुझे आर का पैरेलल और जेड का पैरेलल, जेड का पैरेलल तो है मेरे पास, फिर आर को भी सॉल्व करना पड़ेगा। कोई और तरीका नहीं है क्या पावर फैक्टर निकालने का? आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है? कॉस फाई में फाई अगर मिल जाए कहीं से, फाई टोटल, तो ओवरऑल पावर फैक्टर भी बताया जा सकता है। फाई टोटल कहाँ से मिलता है बताओ? मैंने बताया था आपको, इसका शॉर्टकट क्या है, जेड का एक्सप्रेशन देख लेना कभी भी, पूरी सर्किट का टोटल के पास, तो वॉच दैट एक्सप्रेशन, उसका जो एंगल होगा वही आपका फाई है। ठीक है, तो 20.41 इज योर फाई, या तो फिर tan बी बाई ए भी कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जेड निकाला हुआ है। तो वी विल राइट कॉस ऑफ 20.41 माइनस 20.41, ये देखो कॉस ऑफ माइनस 20.41। ओवरऑल पावर फैक्टर कितना दिखा रहा है आपको? 0.937 लीड करता हुआ, यही आएगा आपके पास। देखो 0.937, एक डेसिमल प्लेस का भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, लीडिंग क्यों? बिकॉज ऑफ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेटिंग द सर्किट। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या है? इंडिविजुअल सर्किट कॉम्बिनेशन, ड्रॉ द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? फेजर को आपको मैक्सिमम के फॉर्म में ड्रॉ करना है तो मैक्सिमम के फॉर्म में कर सकते हो, इंडिविजुअल के फॉर्म में भी करना है तो आप देखो ब्रांच, दो ब्रांच के फॉर्म में बनाइएगा। पूरी डेटा यहाँ लिख लीजिए, असेंबल कर लीजिए पहले। ब्रांच 1 आपके पास VRMS1 अवेलेबल है और आपके पास IRMS1 अवेलेबल है, आपके पास फाई 1 अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ब्रांच 2 भी लिखिए। ब्रांच 2 के लिए भी आपके पास VRMS2, IRMS2 एंड फाई 2, इतनी वैल्यू होनी चाहिए। अब इसमें से देखो VRMS1 VRMS2 तो कॉमन है, 54.32 वाला जो एक्सप्रेशन था वो तो सेम है, ये वाला। ठीक है, 154.2 VRMS1, 10.147 IRMS1, so this is 154.32 and 10.42, VRMS IRMS दोनों मिल गए। फर्स्ट 10.147, ओके। यहाँ पे भी वोल्टेज सेम है, करंट बस है 15.432, 15.432 और ये 142 है। ठीक है, 154.32। अब आप सोचोगे सर 5152 के लिए फिर से मेहनत करना पड़ेगा क्या? नहीं, पावर फैक्टर है ना इंडिविजुअल ब्रांच का, कॉस इनवर्स कर दो, उसका फाई निकल जाएगा। मतलब आप करो कॉस इनवर्स 0.554, एक्सप्रेशन आ गया 56.35। इतने डिग्री का फेज एंगल। ठीक है, लीड लैग तो हम समझ लेंगे क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है, लैगिंग कंडीशन दिखनी चाहिए करंट की। सेकंड में क्या? 0.6 लीडिंग दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो मैं लिख लेता हूं कॉस इनवर्स 0.6, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 53.130, 53.130 डिग्री। क्या दिखेगा दोनों जगह? करंट लैग, यहां दिखेगा कैपेसिटर है तो आप बनाओगे करंट लीड। ओके, फाइनल फेजर डायग्राम बना लें इसका। देखो फाइनल फेजर में वोल्टेज का एक्सप्रेशन एज अ रेफरेंस शो करना आप। इसका एक्सप्रेशन है 154.32 वोल्ट, V1 इज इक्वल टू V2। RMS है तो सब RMS फॉर्म में रहेगा। केस 1 में करंट मुझे कैसे दिखाई देगी? लैग करती हुई बाय 56.35 डिग्री। तो केस 1 के लिए करंट को 56 डिग्री से पीछे चलता हुआ दिखाएंगे।
दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर I1। एंगल जो है मेरे पास phi1 है, 56.31 डिग्री से लैग करता हूँ। I1 आप देख लो कितना है, 10.142 है, तो I1 आप लिखोगे 10.142। सेकंड केस में आपको यही करंट लीड करती हुई दिखानी है। अप्रोक्सीमेटली 51 डिग्री से, 53 डिग्री से, सॉरी 53.130 से लीड कर रहा है। दिस विल बी 53.130 डिग्री। व्हाट अबाउट I2? तो I2 की मैग्नीट्यूड है 15.432। मैग्नीट्यूड में इससे ज्यादा है, इसलिए लाइन की लेंथ भी इससे ज्यादा है। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा फेजर रोटेट कर रहा है विद ओमेगा रेडियंस पर सेकंड की एंगुलर फ्रीक्वेंसी से। ये बात को भूलना नहीं है, इसको भी शो करना है। इसके साथ ही कंप्लीट हो गया हमारा पैरेलल सर्किट का फेजर डायग्राम। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज के साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया है इस क्वेश्चन में, बिना कुछ भी स्किप किए। ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन में फॉर फुल 7 मार्क्स एक ऐसा बड़ा क्वेश्चन पैरेलल या सीरीज पैरेलल कंबाइंड का आपका कम से कम 10 मिनट का समय लेगा उस पूरे 10 मिनट्स के अंदर, क्योंकि वहां आपको किसी नहीं, आप डायरेक्टली बनाओगे उस क्वेश्चन को, फिर भी 10 मिनट का समय लेगा। आपके पास एक लगभग ऐसे क्वेश्चन बनाने का 5 आप सेव कर सकते हो विद इन 10 मिनट्स इस क्वेश्चन को बना करके। तो ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और गुड वे में आप बनाते जाओगे। और एक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इस पैरेलल कंबाइंड का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज पैरेलल कंबाइंड सर्किट है, इसको देखते हैं। इसमें आंसर भी आ चुका है, प्रोसेस में आपको बता देता हूं, फिर आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। सीरीज पैरेलल कंबाइंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। इट सेज इन द सर्किट शोन इफ द वोल्ट मीटर रीड 60 वोल्ट, मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 60 प्लस माइनस, ठीक है। देन फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर, मतलब आपको यहां से ना आई टोटल की वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन में आपको बोला कि बताओ यहां से IRMS टोटल कितना है। दो ब्रांचेस एक दूसरे के साथ पैरेलल में कंबाइंड है, यहाँ पे पैरेलल का ही क्वेश्चन है ये भी। बस आपको बताया 4 के अक्रॉस का वोल्टेज दे दिया, वोल्ट मीटर को छोड़ो, आपको यहाँ पे बता दिया कि 60 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ 60 वोल्ट, यहाँ से यहाँ तक, ऊपर प्लस नीचे माइनस। डायरेक्शन दिया हुआ है I2 का, ठीक है। I1 I2 दोनों की डायरेक्शन गिवन है आपको क्वेश्चन में। जैसा मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाया था आपको, इंडिविजुअल पहला काम क्या करना है, पहले आप यहाँ से सोल्यूशन में आप लिखोगे Z1 Z2। Z1 यहाँ कितना हुआ है? 6 प्लस 3 j ohms। Z2 कितना है यहाँ पे? इट्स वैल्यू इज 4 माइनस J4 ohms, ठीक। पोलर में चाहो तो कन्वर्ट कर लो, दोनों का आप क्या करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लो। Z टोटल इज Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, इनको पैरेलल में सॉल्व करो, आपके पास टोटल Z आ जाएगा। वोल्टेज इस क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है। अब यही ट्विस्ट है, अब समझना करना क्या है। यहां से I2 की वैल्यू आप बता सकते हो कि I2 कितना जा रहा है। I2 कैसे निकलेगा? आप लिखोगे सर I2 जो है इट इज 60 बाई Z2, 60 वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल और पूरा का पूरा कंप्लीट जो Z2 है उसके अक्रॉस। लेकिन क्या पूरा Z2 का वोल्टेज 60 है क्या? नहीं है ना, तो Z2 नहीं लिख सकते। डिवाइडेड बाई क्या लिखना होगा आपको? 4 लिखना पड़ेगा। क्यों? 4 ओम की रेजिस्टेंस का वोल्टेज आपको गिवन है। तो रेजिस्टेंस और इस वोल्टेज की हेल्प से करंट बता लोगे आप, कितनी करंट आएगी बताओ? 15 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू कितनी है? I2 की वैल्यू है 15 एम्पियर, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो इसलिए पूरी 15 यहां से जाएगी। अब 15 एम्पियर ये आ गया, आपके पास यहाँ ऑलरेडी Z2 की वैल्यू है, क्या आप V2 नहीं बता सकते क्या? तो आप बोलोगे सर V2 इज इक्वल टू I2 इंटू Z2, मतलब 15 मल्टीप्लाइड विथ 4 माइनस J4। इसको सॉल्व कर, V2 की वैल्यू आ गई और पैरेलल सर्किट होने की वजह से वही V1 होगा और वही VB होगा, तो V तो मिल गया आपको। रिवर्स ऑर्डर में आपको सॉल्व करते जाना है चीजों को। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, देखो 15 इंटू 4 minus 4j. So this value is
84.852 at an angle of -45 degrees. V2 की वैल्यू मिल गई मुझे, और मुझे पता है V2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V टोटल. दिस होल वैल्यू इज 82.852 एट एन एंगल -45 डिग्री. अब बोलो इसमें से क्या बचता है जो नहीं सॉल्व होगा आपसे. यही ट्विस्ट था, यही सबसे टफेस्ट पार्ट था कि सर ये कैसे निकलेगा. ये तो बन गया. अब क्या होगा, V टोटल आ गया, Z टोटल आप पहले ही यहाँ निकाल के रखे होगे, इसको आप पहले ही सॉल्व कर लेना, जो भी Z टोटल आएगा. अब टोटल और Z टोटल के हेल्प से IRMS टोटल निकल आएगा. वही आपके क्वेश्चन का आंसर है. आप एक बार खुद कर लो, अगर समय अभी है तो मैं तुरंत ही बता देता हूँ जल्दी से कि क्या इसका एक्सप्रेशन आएगा. 6 + 3j इंटू 4 - 4j डिवाइडेड बाई 6 + 3j प्लस 4 - 4j. देखो Z टोटल की वैल्यू मेरे पास आ गई है, मैं आपको बता देता हूँ. द वैल्यू ऑफ Z टोटल इज 3.775 एट एन एंगल -12.724 डिग्री ओम्स. एक्सप्रेशन आ गया ना. अब देखो इसी एक्सप्रेशन का 3.775 V टोटल बाई Z टोटल. ठीक है, ये है 3.775 एट एन एंगल -12.724. और वोल्टेज कितना है हमारे पास, 82.852 एट एन एंगल ऑफ -45 डिग्री. इतने को सॉल्व कर लीजिए, हो गया आपका. ये भी क्वेश्चन देखते देखते सॉल्व हो गया. सो 82.852 एट एन एंगल -45 डिवाइडेड बाय, सारी चीजें ना फेजर के फॉर्म में ही करिएगा. एक्यूरेसी अगर चाहिए प्रॉपर तो फेजर के फॉर्म में ही हर चीज को सॉल्व करिए. 12.724. ठीक, सॉल्व कर लिया. मेरे पास IRMS टोटल की वैल्यू कितनी आ गई. इट इज नाउ 21.947 एट एन एंगल -32.276 एम्पियर. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ माय क्वेश्चन. एमीटर जो है वो यही रीडिंग को नोट करना होगा, इसी को ही रीड करना होगा. ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन. 22 एम्पियर भी बोल सकते हो. ठीक है, 21.947. अब आप देखो क्वेश्चन का आंसर क्या है. एमीटर रीड्स 22.47, 22.47 में 947 है. ये हम ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से सॉल्व किए. ठीक है, तो बन जाएगा. ऐसा सब क्वेश्चन बताना नहीं, बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन, बट लॉजिक कंसेप्ट आप अप्लाई करो. आपको जब यहाँ से 60 वोल्ट बता दिया है तो सोचने की बात ही नहीं है. वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, करंट निकालो. करंट के हेल्प से पूरी ब्रांच का करंट निकालो. ब्रांच से वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज दोनों जगह, तीनों जगह सेम रहेगा. तो टोटल वोल्टेज मिल गया, टोटल इंपेडेंस निकालो, करंट आ गया. तो ऐसे आपको दिमाग लगाना वहाँ पे एग्जामिनेशन में. एसी सर्किट्स का क्वेश्चन बहुत इजी रहता है. शर्त बस इतना है कि आपको यहाँ तो कोई थ्योरम वोरम का सीन नहीं है. केवीएल केसीएल बहुत ज्यादा अप्लाई करने की नीड है नहीं. एग्जामिनेशन पूछता है क्वेश्चन, वो इसी तरीके का पूछेगा. आपको करना आना चाहिए तो बना. बस सॉल्विंग के समय गलती मत करना डेटा में, नहीं तो वहाँ मिस्टेक हो जाएगा. तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ मैं. रेजोनेंस के पोर्शन का एक क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझको बताइएगा. नहीं अगर बनेगा तो टेलीग्राम वगैरह पे भी आप बता देता हूँ क्वेश्चन छोड़ने से पहले. ये क्वेश्चन सबसे पहले तो आपके नोट्स में ऐड कर देते हैं ताकि आप लोग इसको बाद में भी सॉल्व कर सको अच्छे से. यस, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. ये आप लोग बना के देखिएगा. ठीक है, क्वेश्चन से आरएलसी सीरीज आरएलसी सर्किट है जिसमें कि रेजिस्टेंस है 1000 ओम्स का. आपको क्वेश्चन में आर दिया हुआ है ऑफ 1000 ओम्स, इंडक्टेंस दिया हुआ है 100 मिली हेनरी और कैपेसिटेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 माइक्रोफैरेड. ठीक है, इफ द सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाई, यानी कि VRMS दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑफ 100 वोल्ट, देन फाइंड
पूरे कॉम्बिनेशन में, ठीक है। देन फाइंड फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले क्या पूछा, द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या फॉर्मूला होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज के फॉर्म में अगर पूछेगा या ओमेगा के फॉर्म में पूछेगा, ये देख लीजिएगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बाय डिफॉल्ट में हर्ट्ज के फॉर्म में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या एक्सप्रेशन होता है, हम लोग लिखते हैं एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, बन जाएगा। एल भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, सारी डेटा आपके पास अवेलेबल है, सॉल्व कर दीजिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको क्या पूछा, सेकंड पार्ट में पूछा क्यू फैक्टर ऑफ द सर्किट, सर्किट का क्वालिटी फैक्टर। इस सर्किट में क्वालिटी फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्वालिटी फैक्टर इज गिवन एज 1/r अंडर रूट एल बाई सी। सारा एक्सप्रेशन गिवन है यार, बहुत इजीली बन जाएगा आपसे, बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक है। ये पुट करिए, इससे आपका आंसर निकल गया, ओके। और लास्ट क्या पूछा हुआ है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पूछा है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ना, एसी का ग्राफ पढ़ा हुआ है। एसी के ग्राफ में हम लोगों ने देखा सीरीज एसी सर्किट एट रेजोनेंस, ठीक है, एक्सेप्टर सर्किट। इसके केस में हम लोगों ने देखा कि अगर ये पूरी की पूरी बैंडविड्थ का रीजन है, ये पूरा अगर हमारा बैंडविड्थ रीजन है, तो इसमें हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होती है इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर, जहां फ्रीक्वेंसीज की मैग्नीट्यूड। तो इस तक पहुंचने का क्या कंडीशन है, तो बैंडविड्थ के लिए हम लोगों ने बोला कि आर बाई एल हम लोग, तो एक एक हाफ पोर्शन जो है वो कितने का हो गया, आर बाई 2l का हो जाता है, ठीक है। ये हाफ पोर्शन का है। तो अगर मुझे यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलती है एफ नॉट, और मुझे यहाँ से F1 या F2 पूछता है, लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी अपर हाफ, तो मैं कैसे लिखूंगा, अगर मुझे F1 निकालना होगा तो F नॉट माइनस F1, ये वाला रीजन, ठीक है, F नॉट माइनस आर बाई 2l। और अपर हाफ फ्रीक्वेंसी पे जाना होगा तो F नॉट, ठीक। बस इसी फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। तो ये एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा, थर्ड, मान लो F1 निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, F नॉट माइनस R बाई 2l, तो R बाई 4 पाई एल, क्योंकि वो 2l जब लिखते हैं तो ओमेगा के लिए लिखते हैं, तो R बाई 4 पाई एल। 4 पाई क्यों हुआ, क्योंकि ओमेगा मतलब 2 पाई ऑलरेडी हो गया, 2 पाई एफ, और मल्टीप्लाइड विथ 2, क्योंकि R बाई 2l हो रहा था इसलिए। और अगर F2 निकालना होगा अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो F नॉट प्लस R बाई 4 पाई एल। अब सारी वैल्यूज आपके पास है, इस क्वेश्चन में पुट करिए, देखिए मैं आपको आंसर भी बता देता हूं, और चूंकि आपका होमवर्क है इसलिए ये वाला पोर्शन आपको सॉल्व करना है, सिर्फ आंसर सब निकालते जाने हैं। बाकी डेटा तो मैंने बता दिया आपको कि क्या कैसे पुट होगा, ठीक है। लॉजिक कंसेप्ट सब अप्लाई करके बेस्ट वे में आप बनाओगे, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं अगर है तो, यस, इसका आंसर जो है क्वेश्चन में गिवन है। एक मिनट, ये मैं ऐड कर दे रहा हूं आपके नोट्स में, तो ये आपके काम आ जाएगा, फाइनल आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन सॉल्व करने का काम आपका है, ये आप करिएगा, तब आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ये आपके नोट्स में एडेड है। तो आज का सेशन कैसा लगा जरूर से बताइएगा। आज का सेशन अब यहीं पर मैं एंड करने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस के लिए गुड थे, सारे वैरायटी हम लोगों ने कवर किया, इंक्लूडिंग रेजोनेंस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और सीरीज पैरेलल कंबाइंड, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखे इस सेशन के भीतर। तो नेक्स्ट अगली जो क्लास होगी वहां से हमारा न्यू मॉड्यूल शुरू होने जा रहा है, तो न्यू मॉड्यूल का लेक्चर अब आपको दिखेगा, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड सेफ्टी का। कल की क्लास से उसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। आने वाले संडे को डीसी मशीन्स का रिवीजन क्वेश्चन पार्ट जो है वो होने वाला है, मॉर्निंग 9:30 AM, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। आज का सेशन यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड कीप वाचिंग ऑल ऑफ दिस लेक्चर्स, बेस्ट वे में कंप्लीट करेंगे पूरे सिलेबस को। थैंक यू, जय हिंद।